नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मत्स्य पालन क्षेत्र में सहकारी समितियों और महासंघों की भूमिका पर हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। मछुआरों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकारी मत्स्य विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में मत्स्य पालन संघों को शामिल करना मकसद। प्रतिभागियों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 77 करोड़ से अधिक किए गए पोर्टेबल लेन देन। 80 करोड़ लाभार्थियों ने ONORC का उठाया लाभ। प्रति माह दर्ज किए गए लगभग 3 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन। अगले सप्ताह योजना की सफलता के 3 वर्ष होंगे पूरे। कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। सत्रह सितंबर 2022 तक चलेगा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की पहल। 75 समुद्री तटों पर 1500 टन प्लास्टिक कचरे की सफाई का कार्यक्रम। 17 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी। नई दिल्ली में यूएस स्पेशलिटी फूड ग्रेड सोयाबीन कार्यशाला का आयोजन। भारत और अमेरिका के बीच सोयाबीन के व्यापार को बढ़ावा देना कार्यशाला का उद्देश्य। विशेषज्ञों ने भारत में सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं जताते हुए भारत अमेरिकी संबंधों पर दिया जोर। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB, मत्स्य पालन मंत्रालय AHND, भारत सरकार ने मंगलवार को हैदराबाद में मत्स्य पालन क्षेत्र में सहकारी समितियों और महासंघों की भूमिका PMMSY और FIDF योजनाओं में विस्तृत भूमिका विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य सहकारी प्रणाली के माध्यम से मछुआरों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकारी मत्स्य विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में मत्स्य पालन संघों को शामिल करना है। इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन संघों को अपनी गतिविधियों का प्रदर्शन करने और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच के रूप में भी काम किया। महासंघों ने मछुआरों और मछुआरा सहकारी समितियों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष जैसी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न अवसरों प्रावधानों के अन्वेषण में अपनी गहरी रुचि दिखाई। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों और जमीनी स्तर पर व्यापक गैप को भरने पर उचित ध्यान देने के साथ साथ मछुआरा सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। मत्स्य पान महासंघों के अधिकारियों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न की गई है, जिससे वे मछुआरा सहकारी समितियों के विकास में सहायता करने के लिए PMMSY और FIDF से वित्तीय संसाधनों का दोहन कर सकें। इस कार्यशाला में 14 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा के मत्स्य पालन महासंघों के अधिकारियों और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय स्तर के मत्स्य पालन संघ अर्थात नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड ने हिस्सा लिया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की सफलता का उत्सव मनाने के लिए सप्ताह भर की गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को 9 अगस्त 2019 को 4 राज्यों में एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर शुरू किया गया था। ONORC प्रौद्योगिकी से संचालित एक योजना है और इसे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए लागू किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली NFSA से लाभान्वित होने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के साथ उनके मौजूदा राशन कार्ड के माध्यम से देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान FPS से अपने अधिकार के खाद्यान्न के पूर्ण या आंशिक हिस्से को प्राप्त करने की अनुमति देती है। ये योजना परिवार के सदस्यों को घर वापस आने पर यदि कोई हो तो उसी राशन कार्ड पर शेष खाद्यान्न पाने का दावा करने की अनुमति भी देती है। 9 अगस्त 2019 को इस योजना की शुरुआत के बाद से बहुत ही कम समय में अब इसे देश भर के सभी 36 राज्यों
केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जा चुका है। असम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला अंतिम राज्य है। ये जून 2022 में इस प्रणाली से जुड़ा था और इस तरह से योजना को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा चुका है। खाद्य सुरक्षा अब पूरे देश में पोर्टेबल है। ये योजना देश में अपनी तरह की एक विशेष नागरिक केंद्रित पहल है। वर्तमान में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना करीब सभी 80 करोड़ NFSA लाभार्थियों, लगभग पूरी NFSA आबादी को कवर करती है। इसके अलावा इस योजना के तहत प्रति माह औसतन लगभग 3 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज 5 जुलाई से 17 सितंबर तक चलने वाला स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान मना रहा है। इसके तहत देश के हर समुद्री तट पर तिरंगा लहराया जाएगा। इस बार का इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 17 सितंबर को पड़ रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिवस भी है। उस दिन 75 समुद्री तटों पर 1500 टन प्लास्टिक कचरे की सफाई का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के विषय में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार बहुत से रंग बिखेरने वाला है और उसमें से खास होगा हर बीच तिरंगा। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है सभी 9 स्टेट्स के साथ जहां पर हमारी कोस्ट लाइन गुजरती है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, हर बीच तिरंगा अपने आप एक बहुत यूनिक आइडिया है। इस बार का इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे इत्तेफाक से उसी तिथि को आ रहा है जिस तिथि को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। लिहाजा हमने 5 जुलाई से 75 दिन का ये अभियान शुरू किया है, जो आखिरकार 75वां दिन कल्मिनेट होगा, जो होगा 17। उसको लेकर के ये अभियान देश भर में जारी है। बीच में हर घर तिरंगे का भी कार्यक्रम आ रहा है 13 से लेकर के 15 अगस्त तक। उसमें बाकी देश की तरह तिरंगा तो लहरा जाएगा, लेकिन चूंकि ये अभियान विशेषकर समुद्र तट से जुड़ा है और इसको संख्या दी गई है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर की, तो इसलिए हर बीच पर देश भर में हमारा 17,500 किलोमीटर लंबा कोस्टल एरिया है, हर बीच पर तिरंगा लहराने का काम होगा और उस कार्यक्रम उस समारोह के साथ साथ वहाँ पर उसकी सफाई और सुंदरीकरण का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 17 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। उस दिन क्या खास रखा जाएगा? उस दिन 75 बीचेस पर देश भर में एक तो 1500 टन प्लास्टिक सफाई करने का कार्यक्रम है। हर बीच की सफाई रख रखाव सुंदरीकरण का कार्यक्रम होगा। ये सारा के सारे 75 लोकेशंस वर्चुअली एक साथ जुड़ जाएगी। प्रत्येक लोकेशन पर अलग कार्यक्रम होगा, बड़े भव्य मात्रा में होगा। उसमें राजनीति से जुड़े लोग होंगे, प्रशासन से जो जुड़े, कला संस्कृति फिल्म जगत से जुड़े लोग, सेलिब्रिटीज होंगे, छात्र विद्यार्थी शिक्षा जगत से जुड़े लोग तो इससे पहले से ही शामिल हो चुके हैं। और इस 75 दिन के अभियान का कल्मिनेशन होगा एक बड़े हाइप के साथ और ये संदेश दिया जाएगा कि ये एक सांकेतिक अभियान था, लेकिन इस तरह की प्लास्टिक की सफाई करना, समुद्र तट की सफाई करना, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया इंडियन ओशन, ये भारत का एक दायित्व भी है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, बल्कि सारे विश्व के प्रति। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका ये कहना है कि हर बीच तिरंगा एक नींव रखेगा आगे आने वाले 25 सालों के लिए, जो हमारी ब्लू इकोनॉमी को नए आयाम देगा। कैमरामैन चौहान के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत अमेरिका के बीच सोयाबीन के व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से नई दिल्ली में यूएस स्पेशलिटी फूड ग्रेड सोयाबीन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मौजूद विशेषज्ञों ने भारत में सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं जताते हुए भारत अमेरिकी संबंधों पर जोर दिया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत में भविष्य की संभावनाओं और व्यापार अनुकूल माहौल के कारण दुनिया भर के देश यहां निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली में यूएस स्पेशलिस्ट फूड ग्रेड सोयाबीन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मौजूद अमेरिकी दूतावास के अधिकारी मार्क रोशमनन ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला से न केवल दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिलेगी, बल्कि सोयाबीन के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने से किसानों को भी फायदा होगा।
The U.S. Department of Agriculture at U.S. Embassy New Delhi, we're always looking for ways to expand U.S. agricultural trade, including in soybeans, and Indian soybean processors, food manufacturers are a great outlet. And we think that, with the huge uptick in exports to India. कार्यशाला में मौजूद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सनोज कुमार ने कहा कि भारत सरकार सोयाबीन के उत्पादन व प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है। USSCC के ऑर्गेनाइज्ड हम लोग कॉन्फ्रेंस में आए थे, वर्कशॉप में आए थे। इसमें काफ़ी सारे लोग आए हैं और सोयाबीन की क्या महत्ता है आज के डेट में, और इस संबंध में हम लोग और US के जो टीम है कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करने पे काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। कार्यशाला में मीडिया से बात करते हुए स्पेशलिटी सोया एंड ग्रेन अलायंस के दक्षिण एशिया सलाहकार फिलिप ए शूल ने कहा कि भारत सरकार की नीतियों की वजह से यहां सोयाबीन उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। Today, only about 600,000 tons of soybeans go to the food industry in India. We see a tremendous opportunity, and what you have in India is a very motivated, very high quality, very dynamic processing industry, very modern. So they have the capacity to produce much more than they are doing today. कार्यशाला में मौजूद अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रबोध ने कहा कि सरकार की नीतियों से देश में सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। ट्रेड पर्टिकुलरली यूएस और इंडिया का है। नॉट ओनली कि सोया हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी भी पैदावार बहुत अच्छी है, तो ये हमारे लोकल इंडस्ट्री को बहुत अच्छी बढ़ावा देगी। और जो बाहर से भी आता है तो प्रोसेसिंग तो इंडिया में ही होता है, तो मेक इन इंडिया को भी ये सपोर्ट करता है। गौरतलब है कि देश भर में सोयाबीन की खेती का 90% हिस्सा 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से आता है। ऐसे में इस तरह के कॉन्फ्रेंस से देश के सोयाबीन किसानों का निश्चित तौर पर फायदा होगा। मध्य भारत में सोयाबीन का उत्पादन देश में सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ की सोयाबीन न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। सोयाबीन की खासियत ये है कि इसमें दूध भी बनता है, इससे तेल भी निकलता है और इसकी सब्जी भी बनती है। ये वजह कि भारत और यूएस के बीच न केवल सोयाबीन को लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर मंथन और चिंतन चल रहा है, बल्कि अन्य तरह के रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां भी आयोजित की जा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की संगोष्ठियां आयोजित होने से न केवल दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध होंगे, बल्कि कृषि क्षेत्र के जरिए रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं भी वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं ओपी यादव, दिल्ली। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बेंगलुरु में बीती रात बारिश होने की वजह से शहर के कई जगहों में जलभराव हुआ। जलभराव होने के कारण शांतिनगर में कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। और आइए देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मक्का की आवक अधिक देखने को मिली। 2 अगस्त को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 1 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1,800 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,700 रुपए। इसी तरह पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अगस्त को मक्का का भाव था 2,100 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 अगस्त को मक्का 2,150 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ 1 अगस्त को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2,000 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,000 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को लखीमपुर मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,800 रुपए। रूरा मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। गोंडा मंडी में पीली मक्का 1,965 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही कासगंज मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात $816.31 मिलियन तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान $634.85 मिलियन मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान $345.5 मिलियन का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान $132.16 मिलियन मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को आलू के भाव दायरे में रहे। इन दिनों उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 1 अगस्त को आलू का भाव था 1,525 रूपए। 2 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,525 रूपए पर बना रहा। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आलू के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 अगस्त को आलू 2,000 रूपए पर बिका। हालांकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में आलू के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अगस्त को आलू का भाव रहा 440 रूपए। 2 अगस्त को इसके सौदे 10 रूपए चढ़कर 450 रूपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की उदयपुर मंडी में 1 अगस्त को आलू का भाव रहा 1,250 रूपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में 50 रूपए की तेजी आई और भाव 1,300 रूपए पर जा पहुंचा। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू की आवक अधिक देखने को मिली। 1 अगस्त को यहाँ सिरसा मंडी में आलू का भाव था 1,525 रूपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 25 रूपए की मजबूती आई और भाव हो गया 1,550 रूपए। इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 25 लाख टन कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5 करोड़ 35 लाख 75 हजार टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 5 करोड़ 61 लाख 73 हजार टन थी। बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 36,938 टन की बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 4,50,711 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 4,13,773 टन रहा था। मंडी भाव के बाद आइए अब देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। असम के डिफू में किसान धान की रुपाई करते समय पौधों के ऊपरी हिस्से को काट दें, साथ ही जरूरत पड़ने पर यूरिया डालें। इस समय यहाँ तिल की ST 1683, पंजाब तिल नंबर 1 और गौरी जैसी उन्नत किस्मों की बुआई की जा सकती है। इसका खेत तैयार करते समय 9 किलो यूरिया, 17 किलो SSP, 5 किलो MOP, 13 क्विंटल गोबर की खाद प्रति बीघा में डालें। यहाँ मूंग और उड़द की बुआई की जा सकती है, जिसके लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें। पपीते के नए बागों के लिए रुपाई की जा सकती है। पुराने बागों में अच्छी पैदावार के लिए पपीते की कटाई छटाई करते रहे। असम के सोनितपुर में गन्ने की फसल को सहारा दे।
जिससे इसकी फसल का तेज बारिश और हवा से बचाव हो सके। गन्ने को लाल सड़न रोग से बचाने के लिए खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अदरक और हल्दी को प्रकंद सड़न रोग से बचाने के लिए एक हाथ से निराई गुड़ाई करें और अगर जरूरत पड़े तो दवाइयों का इस्तेमाल करें। इनके खेतों में जमा पानी को निकाल दें। यहाँ नींबू की पकी फसल की तुड़ाई की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के बसर में किसान मूंग के खेतों में जमा पानी को निकाल दें। जरूरत पड़ने पर ही इसकी फसल की सिंचाई करें। इस मौसम में मूंग में चित्तीदार फली छेदक देखा जाता है। इससे बचाव के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़के। इस मौसम में संतरे में साइट्रस कैंकर का रोग देखा जाता है। ऐसे में ग्रसित पत्तियों और शाखाओं को काट कर जला दें। अगर रोग का प्रकोप ज्यादा है तो उचित कीटनाशकों का स्प्रे करें। लौकी की फसल में इस समय फल मक्खी का संक्रमण हो सकता है, तो बचाव के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़के। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। और अब वक्त है खास खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुरेश एन पटेल को मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। वे अब तक कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त के तौर पर कार्यरत थे। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और किरेन रिजिजू और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई देशों के साथ साथ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर स्थिति में है। देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि देश के वृहद आर्थिक मूल तत्व मजबूत हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा, जिसके तहत राशन डिपो से लोग 20 रुपए की कीमत देकर राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। चंबा से भूस्खलन का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। लगातार बारिश के बाद कोटी पुल के साथ लगती पहाड़ी दरकने लगी। भूस्खलन की इस घटना के बाद वहां से गुजर रहे पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। भारतीय तट रक्षक बल ने केरल के त्रिशूर में समुद्र में फंसे 5 मछुआरों को बचाया। संकट संदेश प्राप्त होने पर तट रक्षक बल ने समय पर कार्रवाई करते हुए नाव का पता लगा लिया। नाव में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जम्मू बेस कैंप से पहलगाम व बालटल की ओर अमरनाथ यात्रियों का एक नया जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में 9 वाहनों में 226 यात्री रवाना हुए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 43 दिन की वार्षिक यात्रा दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान मार्ग और मध्य कश्मीर के गांदरबल में 14 किलोमीटर लंबे बालटल मार्ग से 30 जून को शुरू हुई थी।
मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 20 आइसोलेशन रूम, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 10 आइसोलेशन रूम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में 10 आइसोलेशन रूम आरक्षित किए गए हैं। साथ ही 3 प्राइवेट अस्पतालों में भी 10-10 आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में वन विभाग के अधिकारियों ने बिजनौर के कालागढ़ हाथी शिविर में 4 वर्षीय हाथी सावन का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर वन विभाग ने स्पेशल फ्रूट केक सावन हाथी को खिलाकर जन्मदिन की खुशियां बांटी। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।